हेलो फ्रेंड्स, आज क्लास 11th के लिए अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 4 इज कॉल्ड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग जब हम करते हैं यानी कि ट्रांजैक्शंस की जो हम रिकॉर्डिंग करते हैं तो कौन से बेसिस पे करते हैं। देयर इज अ टू टाइप्स ऑफ द बेसिस, कैश बेसिस एंड मर्केंटाइल बेसिस। इसको हम एक्रुअल बेसिस भी बोलते हैं और इसको हम ड्यू बेसिस ऑफ अकाउंटिंग भी बोलते हैं। दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं? दोनों के अपने अपने एडवांटेज हैं, दोनों के अपने अपने डिसएडवांटेज हैं। पहले हम समझते हैं कि कहते किसे हैं। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का मतलब है कि ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड तभी होगा जब हम कैश पेड करेंगे या कैश रिसीव करेंगे। तो रिकॉग्निशंस ऑफ ट्रांजैक्शंस की जब हम बात करेंगे तो ओनली ऑन द बेसिस ऑफ कैश पेड और रिसीव्ड। ठीक अपोजिट अगर हम एक्रुअल बेसिस पे जाएंगे, पिछला वीडियो अगर आपने देखा होगा तो उसमें डिफरेंट प्रिंसिपल्स हमने बताया था और उस प्रिंसिपल्स पे हमने एक ये भी देखा था एक्रुअल बेसिस। तो सेम चीज़ था वहाँ पे कि एक्रुअल बेसिस, मर्केंटाइल बेसिस या ड्यू बेसिस, अगर कोई ट्रांजैक्शंस होता है तो ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉग्नाइज कर लेंगे आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द ट्रांजैक्शंस। यहाँ पे हमें ये नहीं देखना है कि एक्चुअल में कैश का मूवमेंट हुआ या नहीं हुआ, हमने कैश पेड किया या कैश रिसीव्ड किया, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। ट्रांजैक्शंस कंप्लीट हो गया तो हम उसको क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। और इसीलिए हम कहते हैं कि दिस इज कॉल्ड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ऑन द बेसिस ऑफ कैश बेसिस या फिर एक्रुअल बेसिस। दोनों में से किसी एक तरीके से हम अकाउंटिंग की रिकॉर्डिंग करेंगे। कैश बेसिस बड़ा ही सिंपल मेथड है, हम इसको कर सकते हैं। अगर समटाइम्स क्वेश्चन आता है डिफरेंसेस बिटवीन द कैश बेसिस एंड एक्रुअल बेसिस या मर्केंटाइल बेसिस, तो ये एक सिंपल है, लेकिन यहाँ पे हम ट्रू एंड फेयर प्रॉफिट फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं। जो एक्रुअल बेसिस है या मर्केंटाइल बेसिस है, यहाँ पे हम ट्रू एंड फेयर प्रॉफिट फाइंड आउट करते हैं। ट्रू एंड फेयर प्रॉफिट यहाँ पे हम फाइंड करते हैं, लेकिन यहाँ पे ट्रू एंड फेयर पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि यहाँ पे हमने सिर्फ कैश की बात की। अगर याद होगा तो जब हम लोग ने एक्सपेंस की बात की थी तो वहाँ पे बड़े सारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम, प्री रिसीव्ड इनकम, इन सबको एडजस्टमेंट करने के बाद हम एक्रुअल बेसिस में क्या करते हैं, प्रॉफिट निकालते हैं। एक कंसेप्ट हम लोग पढ़े थे, मैचिंग कंसेप्ट। इसका मतलब है कि मैचिंग कंसेप्ट कहाँ फॉलो होगा? मैचिंग कंसेप्ट एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में हम फॉलो कर पाते हैं, लेकिन कैश बेसिस में मैचिंग कंसेप्ट हम फॉलो नहीं कर पाते हैं। मैचिंग कंसेप्ट को यहाँ पे डिसेबल हो जाता है। तो इसलिए कैश बेसिस इम्पॉर्टेंट, यानी कि कैश बेसिस के जरिए हम प्रॉपर प्रॉफिट, जो अकाउंटिंग्स के प्रिंसिपल्स हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, उसके अकॉर्डिंगली सही ट्रू एंड फेयर्स हम नहीं निकाल पाते हैं। और यही वजह है कि जब हम कंपनीज एक्ट की बात करेंगे तो कंपनीज एक्ट मर्केंटाइल बेसिस और एक्रुअल बेसिस अकाउंटिंग को ही अलाउड करता है। कंपनीज एक्ट कैश बेसिस को अलाउड नहीं करता है। दैट मीन्स अगर कोई कंपनी है तो वो कंपनी कैश बेसिस पे अकाउंटिंग नहीं कर सकता है। दैट कंपनी ओनली मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन द एक्रुअल बेसिस। तो कैश बेसिस मेनली अगर कहा जाए तो वैसे ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो छोटे लेवल पे काम करती है या जिसका मैक्स जो ट्रांजैक्शंस है वो सिर्फ कैश के बेसिस पे होता है, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस उसके पास नहीं होता है, तो उसके लिए कैश बेसिस फिजिबल है। वो कैश बेसिस पे अकाउंटिंग करेगा तो उसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कैश ट्रांजैक्शंस और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस दोनों अगर होते हैं तो उस टाइप ऑफ एंटिटीज के लिए जो मर्केंटाइल या एक्रुअल बेसिस है, दैट इज मोर बेनिफिशियल और मोर एक्यूरेट टू फाइंड आउट द ट्रू एंड फेयर प्रॉफिट।
अब इसी की बेसिस पे हम कुछ एग्जांपल्स लेके देखते हैं और एग्जांपल्स से क्लियर करेंगे। तो एग्जांपल हमारा है, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 1920 मिस्टर ए हैड कैश सेल्स ऑफ रुपीज 3,90,000 एंड क्रेडिट सेल्स ऑफ रुपीज 1,60,000. His expense for the year were rupees 2,70,000, out of which rupees 80,000 is still to be paid. Find out Mr. A income for financial year 1920 on the basis of the cash basis and mercantile or accrual basis. अब दोनों तरीके से जब हम प्रॉफिट निकालेंगे और उसकी इनकम निकालेंगे तो इनकम निकाल के देखते हैं कि कैसे निकलता है। अब कैश बेसिस का जो मीनिंग था हमारा क्या था कि कैश का जो मूवमेंट होता है, एक्चुअल कैश रिसीव्ड और कैश पेड, हम सिर्फ उसी को लेते हैं फॉर द फाइंड आउट द इनकम और प्रॉफिट। अब यहाँ पे देखते हैं कि इनकम कितना हुआ, हमारे पास पैसे आए कितने, रेवेन्यू कितना है हमारे पास। तो कैश सेल अगर हम देखेंगे, रेवेन्यू रिसिप्ट्स हमारे पास जो है वो है हमारा कैश सेल। कैश सेल कितने का है 3,90,000। जो रिमेनिंग है वो क्रेडिट सेल है। यहाँ पे कैश नहीं आया है, मुझे कैश मिला नहीं है तो हम यहाँ पे नहीं लेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर हम क्रेडिट मर्केंटाइल सिस्टम में अगर देखते हैं तो इसमें रेवेन्यू रिसिप्ट्स की अगर हम बात करेंगे तो कैश सेल और क्रेडिट सेल दोनों आएगा, क्योंकि इसका मीनिंग ही यही कहता है कि ट्रांजैक्शंस कंप्लीट हो गया तो हम उसको लेंगे, चाहे पेमेंट आए या नहीं आए, पैसे का मूवमेंट हो या नहीं हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे हम कैश सेल भी ले लेंगे और क्रेडिट सेल भी ले लेंगे। तो 3,90,000 और 1,60,000 ये हमारा हो गया 5,50,000। तो मर्केंटाइल बेसिस में, एक्रुअल बेसिस में हमारे पास जो रेवेन्यू है वो 5,50,000, जबकि कैश बेसिस में हमारे पास रेवेन्यू कितना है 3,90,000। और फॉर्मूला आपको पता होगा, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, यही बताया था हमने इनकम निकालने के लिए। तो रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, अब लेस क्या कर देंगे यहाँ पे एक्सपेंस। अब एक्चुअल कैश की पेमेंट कितनी हुई है वही हमारा रेवेन्यू एक्सपेंस होगा। अब यहाँ पे आके देखते हैं, नीचे लिखा हुआ है एक्सपेंस फॉर द ईयर और 2,70,000 आउट ऑफ विच 80,000 स्टिल टू बी पेड। इसका मतलब है कि 2,70,000 में से हम 80,000 रुपये की पेमेंट अभी तक नहीं किए हैं। तो 2,70,000 माइनस 80,000 ये अमाउंट हमारा एक्चुअल आउटफ्लो होगा। जबकि यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेस एक्सपेंस जो पूरा का पूरा है 2,70,000, क्योंकि यहाँ हमें कैश की मूवमेंट नहीं देखनी है, ट्रांजेक्शन्स कंप्लीशन देखना है। ट्रांजेक्शन्स कंप्लीट हो गया है तो रिकॉग्निशन हो गई है, वहाँ पे हम इसको यहाँ से लेस कर देंगे। यहाँ पे हम लेस करेंगे 1,90,000 बिकॉज 80,000 की पेमेंट अभी तक हमने एक्सपेंस की नहीं करी है। तो एक्चुअल कैश पेमेंट हमारा कितना हुआ है 1,90,000, आउटफ्लो ऑफ कैश कितना हुआ 1,90,000। अब यहाँ से हम लेस करेंगे और ये हमारा आ जाएगा इनकम जो हमें निकालने के लिए कर रहा है इस एग्जाम्पल के अंदर। अब यहाँ से जब हम इसको माइनस कर देंगे तो ऑन द बेसिस ऑफ द कैश बेसिस मिस्टर ए का जो इनकम है फाइनेंशियल ईयर 1920 में वो है 2 लाख। लेकिन अगर वो हम एक्रुअल और मर्केंटाइल बेसिस पे अगर हम काउंट आउट करेंगे तो यहाँ पे 5,50,000 में से हम इसको माइनस करेंगे और ये हमारा हो जाएगा 3,80,000। तो दोनों मेथड से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर क्या हो गया, वैरी कर गया। और पीछे भी हमने देखा था कि बताया था आपको कि ये बेसिस ज़्यादा सूटेबल है, यहाँ पे हम सही प्रॉफिट नहीं फाइंड आउट कर पाते हैं। और इसीलिए सूटेबिलिटी के अगर बेसिस पे अगर देखें तो कैश बेसिस सिर्फ और सिर्फ ऐसे बिजनेस के लिए सूटेबल है जो स्मॉल लेवल पे काम करते हैं और उनका मैक्सिमम ट्रांजेक्शन जो होता है वो क्या होता है कैश बेसिस पे होता है, उनका ट्रांजेक्शन क्रेडिट बेसिस पे नहीं होता है। लीगल कंप्लाइंस की बात करेंगे तो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंगली, जो कंपनीज एक्ट हमारा प्रेजेंट अभी प्रैक्टिस में है, उसके अकॉर्डिंगली कोई भी कंपनीज जो अकाउंटिंग लिखेगा वो कैश बेसिस पे लिख ही नहीं सकता है, चाहे उसके 100% ट्रांजेक्शंस कैश में ही क्यों ना हो रहे हैं। उसे हमें एक्रुअल बेसिस के बेसिस पे ही ट्रांजेक्शंस की रिकॉर्डिंग करनी होती है, यानी कि वहाँ पे अलाउड ही नहीं है। अलग एंटिटी जैसे पार्टनरशिप है, प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है, तो उसमें हम कैश बेसिस ले सकते हैं, लेकिन वो जो रिजल्ट हमारा है वो उतना सही नहीं दिखाएगा। यानी कि प्रॉफिट जो ट्रू एंड फेयर, जो अकाउंटिंग का जो मेन पर्पस है कि ट्रू एंड फेयर प्रॉफिट हमें निकालना है, तो ट्रू एंड फेयर प्रॉफिट निकालने में जरूर कैश बेसिस से हमें दिक्कत होती है। इसलिए प्रेफरेबल जो बेसिस होता है वो होता है एक्रुअल बेसिस, और मोस्ट ऑफ द अकाउंटेंट प्रेफर द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज द एक्रुअल बेसिस। दूसरा एग्जाम्पल भी हम देखते हैं, एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, मिस्टर एक्स अर्न ऑफ रुपीज 4 लाख ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 1920 out of which rupees 3,50,000 received.
दैट मीन्स इसका मतलब क्या हो गया कि 4 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन उसने किया, जो भी उसकी ट्रांजेक्शन थी अर्निंग्स और इनकम, उसमें से एक्चुअल जो रिसीव हुआ है वो कितना हुआ है 3,50,000। इसका मतलब रिमेनिंग जो हो गया वो क्या हो गया उसका एक्रूड इनकम। ठीक है, तो कैश रिसीव्ड जो भी हुआ, सपोज करो कि मिस्टर एक्स जो कंसल्टेंट उसको फीस मिलता है, तो टोटल फीस यानी कि टोटल उसने जो काम किया वो 4 लाख का काम किया, लेकिन उससे एक्चुअल में फीस अभी तक मिला कितना है 3,50,000 पूरे साल में। अब उसके लिए उसने जो एक्सपेंस किया है वो टोटल एक्सपेंस किया है 1,70,000, लेकिन उसमें से 40,000 आउटस्टैंडिंग है। इसका मतलब क्या है कि पेमेंट उसने भी 40,000 की पेमेंट नहीं करी है जो टोटल एक्सपेंसेस हुआ है। आगे कहता है कि ही ऑल्सो रिसीव्ड फीस रिलेटिंग टू प्रीवियस ईयर, यानी कि 19-20 के पहले 18-19 में जो काम किया था वो वाला फीस इसको 19-20 में मिला है, और वो कितना मिला है 45,000। एंड ऑल्सो पेड एक्सपेंसेस ऑफ ₹20,000 फॉर द लास्ट ईयर, और पिछले साल का जो पेमेंट था आउटस्टैंडिंग वो इस साल पेमेंट किया है, यानी कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहाँ था लास्ट ईयर का, दैट मीन्स 18-19 की, उसकी एक्चुअल पेमेंट कहाँ हुई है 19-20 में। हमें क्या निकालना है, मिस्टर एक्स का इनकम निकालना है 19-20 का ऑन द बेसिस ऑफ द कैश बेसिस और एक्रूरल बेसिस। अब हम पहले कैश बेसिस पे देखते हैं। तो कैश बेसिस पे अगर हम रेवेन्यू रिसीव्ड की बात करें तो टोटल रेवेन्यू इस साल का था उसका 4 लाख रुपए का 19-20, लेकिन उसमें से सिर्फ रिसीव कितना हुआ है 3,50,000 फीस उसको रिसीव्ड हुआ है। अगर आप लास्ट पैराग्राफ में देखेंगे तो कैश बेसिस में हमने कहा था कि एक्चुअल कैश जो हमें रिसीव होगा, जिस ईयर में रिसीव होगा, वो उस साल का इनकम माना जाएगा। अब यहाँ पे पिछले साल का जो इनकम है 45,000 वो कहाँ रिसीव हुआ है 19-20 में, तो 19-20 में हम उसको क्या मानेंगे फीस रिसीव्ड 18-19 का, तो एक्चुअल रिसीविंग हमारी इतनी हो गई। अब टोटल रिसीव्ड हमारा हो गया 3,95,000। अब इसमें से क्या करेंगे लेस करेंगे एक्सपेंस। अब टोटल एक्सपेंस 19-20 का अगर हम देखेंगे तो कितना है 1,70,000, लेकिन 1,70,000 में से 40,000 क्या है हमारा आउटस्टैंडिंग, तो एक्चुअल में कैश का पेमेंट हमने कितना किया होगा 1,30,000, तो एक्चुअल कैश आउटफ्लो हुआ 1,30,000। लेकिन लास्ट पैराग्राफ में 20,000 का जो कैश पेमेंट है वो पिछले साल के एक्सपेंस का हमने किया है, तो 18-19 का जो एक्सपेंस का पेमेंट है वो कितने का है 20,000 का, तो इसको भी हम लेस करेंगे यहाँ पे। अब इसको लेस करने के बाद जो वैल्यू बच जाएगी वो क्या हो जाएगा इनकम, तो 3,95,000 में से 1,50,000 माइनस कर देंगे, दैट इज 2,45,000। तो ऑन द बेसिस कैश बेसिस पे अगर मिस्टर एक्स का अगर हम इनकम निकालेंगे तो वो इनकम हमारा होगा 2,45,000। सेम क्वेश्चंस में दूसरा पार्ट एक्रूरल बेसिस पे अगर हम इसका निकालते हैं तो कितना होगा। अब रेवेन्यू रिसीट्स, अब यहाँ पे हम ट्रांजैक्शंस की बात करेंगे, ट्रांजैक्शंस कितने के हुए हैं 4 लाख रुपीज़ का काम उसने किया, अर्निंग्स उसकी कितनी हो जाएगी 4 लाख, कैश से हमें कोई मतलब नहीं है, तो रेवेन्यू रिसीट्स टोटल 4 लाख लेस एक्सपेंस। अब इस साल का एक्सपेंस कितना है, मैचिंग कंसेप्ट याद कीजिए, सेम ईयर का इनकम और सेम ईयर के एक्सपेंस को हमें क्या करना है मैच कराना है, तो 4 लाख रुपीज़ रेवेन्यू रिसीट हुआ और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हमारा कितना है टोटल 1,70,000, तो 1,70,000 को यहाँ से माइनस करेंगे और ये हमारा हो जाएगा 2,30,000। तो इस तरीके से इनकम जो हमारा निकलेगा एक्रूरल बेसिस पे वो निकलेगा 2,30,000, जबकि कैश बेसिस पे ये निकला 2,45,000। एक्रूरल बेसिस पे ये जो प्रीवियस ईयर का जो भी हमारा रेवेन्यू था और एक्सपेंस था वो प्रीवियस ईयर में उसकी हमने काउंटिंग करी होगी, इसलिए इसका यहाँ पे कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। तो दिस इज द डिफरेंट बेसिस ऑफ द अकाउंटिंग, कैश बेसिस और एक्रूरल बेसिस पे। 11th के लेवल पे एक आध प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जरूर आपके आएंगे, टर्म 1 में भी आएंगे और यूटी वगैरह जो होगा वहाँ पे भी क्वेश्चंस आएंगे, और बेसिकली ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। अभी तक जितने भी हमने क्लासेस दिए हैं आपको तो वो बेसिक कंसेप्ट है, प्रिंसिपल्स हैं, जो अकाउंट्स का पिलर है, कह सकते हैं कि वो अकाउंट का एक पिलर है। अगर यहाँ तक की चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही है तो आगे बहुत दिक्कत है, आगे आप अकाउंटिंग प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे, कंसेप्चुअली नहीं कर पाएंगे, लॉजिकली नहीं कर पाएंगे। तो अकाउंटिंग कंसेप्ट अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे, आगे जो अगला वीडियो हम बनाएंगे आपके लिए उसमें अकाउंटिंग इक्वेशंस, जो पिछले वीडियो में भी हमने जिक्र किया था, ड्यूअल एस्पेक्ट्स कंसेप्ट, उसके बेसिस पे कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हम लोग करेंगे और उसकी प्रैक्टिस करेंगे। फिर हम लोग अकाउंटिंग रूल्स पे जाएंगे। तो प्रॉपरली अगर देखा जाए तो सबसे पहले अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, देन टर्मिनोलॉजी, देन रूल,
और उसके बाद हम एक्चुअल स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग में आएंगे। लेकिन स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग सही करने के लिए आपको जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कंसेप्ट्स हैं, वो अकाउंट्स की जो टर्मिनोलॉजी है, वो ये बेसिक फीचर्स अगर अच्छे से अगर आपको आता है तभी जाके आप अकाउंटिंग स्टेप्स सही कर पाएंगे, अदरवाइज आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो एक दो एग्जांपल्स हमने यहाँ पे लिया है। आप लोगों के पास जो भी किसी भी ऑथर्स के बुक्स होंगे, किसी भी ऑथर्स के बुक्स पे आप देखेंगे तो कई सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे। तो आप लोग इस कैश बेसिस और एक्चुअल बेसिस वाले जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होंगे उसको आप सॉल्व करके देखेंगे। कोई डाउट्स होगा तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर उसको लिखेंगे, या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है cs.bhagwati@gmail.com, या व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। मैं आपको रिप्लाई जरूर करूँगा, देर और सवेर हो सकता है जल्दी नहीं करूँ, थोड़ा सा टाइम लग जाए तो उसके लिए वेट करना पड़ेगा, उसके लिए आई एम सॉरी। लेकिन कहीं भी डाउट्स होगा बेझिझक आप जरूर कमेंट बॉक्स में, मेल पे या फिर व्हाट्सएप पे या मैसेज पे, जो भी आपको सुविधा लगे उसके अकॉर्डिंगली आप अपने प्रॉब्लम्स को शेयर कीजिएगा। मैं उसका सॉल्यूशन जहाँ तक पॉसिबल है जल्द से जल्द देने की कोशिश करूँगा। मेरे ये वीडियोज़ अच्छे लगे होंगे तो निश्चित उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखिएगा ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसकी नोटिफिकेशंस या और भी जो कोई वीडियो हम बना रहे हैं उसकी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। बिसाइड दैट, अदर देन अकाउंटिंग, और भी किसी सब्जेक्ट या किसी भी लेवल का कॉमर्स से जुड़ा हुआ कोई भी टॉपिक्स हो जिसके बारे में आपको जानना है, चाहे वो प्रोफेशनल्स लेवल का हो, CSCS से जुड़ा हुआ कोर्स हो, या CMA कोर्स हो, MBA के लिए हो, या LLB के कोर्स के लिए जाना चाहते हैं, या कैरियर्स के रिगार्डिंग अगर कोई आपको एडवाइस चाहिए तो आप बेशक अगेन सेम मैनर्स आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आप मुझे मेल कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। तो तब तक आप इसको प्रैक्टिस कीजिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार कीजिए। थैंक यू वेरी मच।